इंकलाब इंकलाब इंकलाब। अभी जो डीए दिया था 2% और एक जो मंत्री एमएलए और जो इनके मंत्री एमपी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री उनको डीए मिला 29%। अभी इस सरकार ने बनाई है 4 साल वाली, इसको ये अग्निवीर बोलते हैं, ये सबसे गलत पॉलिसी है। उनको 1 लाख रुपया मिलता है, जवान को 18,000 रुपया 10,000 रुपया देकर बोल देते हैं कि आपको हाई एटीट्यूड अलाउंस दे दिया। अफसर और एक जवान के बीच में दरार पैदा करने का काम कर दिया, वो जो कि बहुत ही घातक है। इन नेताओं को जो पेंशन लेते हैं 12 अरब रुपए इनका 1 साल का खर्चा है। 12 अरब रुपए। इतना झूठा प्रधानमंत्री, इतना जनता को मूर्ख बनाने वाला प्रधानमंत्री मैंने तो पहली बार जनता को ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसा रक्षा मंत्री, राज मंत्री, देश के जितने मंत्री हैं, मैं बोलता बीजेपी सरकार एकदम बिल्कुल बेकार। नमस्कार दोस्तों, आज हम जंतर मंतर पे हैं। हमारे साथ आर्म फोर्सेस के अलग अलग सेगमेंट से सारे रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं और ये अपनी डिमांड को लेके जंतर मंतर पे आए हैं। बेसिकली जो मुद्दा है वो 1 रैंक 1 पेंशन का है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या डिटेल्स हैं और क्या इनका एग्जैक्ट इशू है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम हुआ सर आपका और किस? सर मेरा नाम सूबेदार मेजर अमरीक सिंह, मैं पटियाला से हूँ, पटियाला से आए हैं। तो सर ये 1 रैंक 1 पेंशन तो हम सुनने में आ रहा है कि 1 जुलाई 2014 से वो इम्प्लीमेंट है, तो अभी उसके बारे में धरना क्यों हो रहा है? सर ये दो आप बता रहे हैं ना 1 जुलाई 2014 से है, ये बातों में है, ऑन ग्राउंड कुछ नहीं हुआ अभी तक। ये ऑन ग्राउंड हमारे को नहीं मिला। अगर ऑन ग्राउंड मिला होता तो यहाँ पे धरने लगाने की, इतना कट करने की, यार ये इतने जो साहब लोग खड़े हैं इनको आने की क्या जरूरत है। आप मौसम देखो कैसा, बरसात का मौसम है, इसके लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और इसके बारे में पहले मैं आपको बता दूं, जैसे हमारे कैप्टन नक्षत्र सिंह साहब भी हमारे साथ आए हैं, वीर सिंह चौहान साहब हैं और दूसरे सभी साहब हैं। हमारा 18 महीने का डीए सरकार ने जो कोरोना टाइम पे सबसे ज्यादा काम साहब का सैनिकों ने किया, उस टाइम पे हम पंजाब में जीओजी ड्यूटी करते थे, लेकिन वो 18 महीने का डीए साहब का सैनिकों का काट लिया गया। उसके बाद में अभी जो डीए दिया था 2% और एक जो मंत्री एमएलए और जो इनके मंत्री एमपी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री उनको डीए मिला 29%। कहाँ 2%, कहाँ 29%, कितना फर्क है। उसके बाद में जो सीमा देश की रक्षा करता है, सीमा के ऊपर जो जवान लड़ता है, जो इतनी मेहनत कर रहा है, ये काट के फौज की जो पॉलिसी अभी इस सरकार ने बनाई है 4 साल वाली, जिसको ये अग्निवीर बोलते हैं, ये सबसे गलत पॉलिसी है। इस पॉलिसी को, अग्निवीर को खत्म करना चाहिए। जिस पॉलिसी से पहले देश में सेना की भर्ती होती थी, वैसे ही सेना की भर्ती होनी चाहिए, तो ताकि देश सुरक्षित रह सके। अगर ये पॉलिसी चेंज ना की, ये 4 साल वाला पॉलिसी रहा, तो इसमें देश बहुत खतरे में है। इसके पहले हमारे साथी जो अभी यहाँ पर किसी कारण के साथ नहीं पहुंच सके, अवतार सिंह फक्कर सर, उनकी आज तारीख थी, कृपाल सिंह जी बादियां और कमल वर्मा जी, कैप्टन सिकंदर सिंह, गुरमीत सिंह कालाचाड़, सभी ने लड़के बहुत बड़ा संघर्ष किया है, लेकिन हमारा संघर्ष करने का हमारे को अभी तक कोई मुद्दा हासिल नहीं हुआ। सर ये बता रहे हैं कि डीए पुराना नेताओं के लिए अलग है और आप लोगों के लिए अलग है। 2024 में कुछ रिवीजन भी हुए हैं 1 जुलाई 2024 को, जितना मुझे पता है। क्या उसमें अपडेट नहीं हुआ है या क्या सरकार की क्या मंशा है? देखो ऐसी बात है, जैसे पिछले कोरोना के पीरियड में 18 महीने का डीए जो था वो सीज कर दिया, लेकिन ये जो एमपी हैं, एमएलए हैं, ये अपनी संसद में बैठकर अपने आप डिसीजन ले लेते हैं। वो पैसा किसका होता है? हमारे इनकम टैक्स का होता है। इनका क्या मतलब है अपनी 75% एट ए टाइम अपनी पे बढ़ाना, और इनको 5 साल में पेंशन मिल जाती है। क्यों? हम लोगों को 15+2 17 या 18 ईयर में हमको एक नया को या सिपाही को पेंशन मिलती है। क्या हम लोग बेवकूफ़ हैं? इतनी साल सर्विस करने के बाद एलिजिबल, वो भी सिर्फ 18,000 20,000 में, जबकि इनको 5 साल में पेंशन लग जाती है 25,000 से 75,000। तो ये डिस्क्रिमिनेशन जो है, उसके बाद अफसर की बात आ जाती है। आर्मी अफसर का जो हमारा जैसे कोई 7th पे में कमीशन में जो बेटरमेंट फैक्टर था, इन्होंने 281 लगा दिया अफसर के लिए, हमारे यहाँ 257 किया। क्या ये कोई ज्यादती नहीं है हमारे साथ? उसके बाद जो हम लोग सियाचिन ग्लेशियर पर सर्विस करते हैं, तो उनके लिए कोई क्लाइमेट अलग होता है, हमारे लिए अलग होता है। उनको 1 लाख रुपया मिलता है, जवान को 18,000 रुपया 10,000 रुपया देकर बोल देते हैं कि आपको हाई एटीट्यूड अलाउंस दे दिया। हम लोग बर्फ में गंदे इधर तक पूरी टांगे हमारी बर्फ में को जाती हैं, इनको अगर सियाचिन ग्लेशियर में भेजा जाए। सर ये तो मतलब आपका पेंशन में तो अलग अलग पार्शियलिटी हो ही रही है, उसके अलावा ये उसके बाद सर बता रहे हैं कि पे कमीशन में भी कुछ इशू है। देखो, पे कमीशन का तो ये हर 10 साल के बाद
रिव्यू होता है, लेकिन उसमें जो है मैं तो स्पष्ट शब्दों में ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री मौजूदा सरकार में हैं, 13 सितंबर को 2014 में वहाँ रेवाड़ी के अंदर रैली हुई थी। हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी ने ये कहा था कि हमारी सरकार बनती है तो हम पहली कलम से जो OROP का जो समस्या है वो खत्म कर देंगे। 1 जुलाई 2014 कर तो दिया था, उसके बाद लेकिन उसमें 50 विसंगतियां छोड़ दी और उसमें भेदभाव डाल दिया, फर्क डाल दिया, अफसर और जवानों के बीच में बड़ा ही अंतर डाल दिया। वो एक दोनों अफसर और एक जवान के बीच में दरार पैदा करने का काम कर दिया, वो जो कि बहुत ही घातक है और वो सेना के लिए तो बहुत ही गलत होगा, इसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। और एक साथ में लेके आ गया अग्निवीर योजना। अग्निवीर योजना में 4 साल के अंदर जो नौकरी करके जाएगा, ना उसको पेंशन है, ना उसको मेडिकल फैसिलिटी है, उसको जब कोई सुविधा नहीं है तो वो 4 साल की नौकरी में वो देश की सेवा नहीं कर सकता, देश का सच्चा भक्त भी नहीं होता, राष्ट्रभक्त भी नहीं हो सकता। हालांकि जो 10-15 साल जो क्राइटेरिया रखा है उसमें मैच्योर हो जाता आदमी, वो एक देश की सेना के लिए एक अच्छा दायित्व निभा सकता है। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इन नेताओं को जो पेंशन लेते हैं, 12 अरब रुपए इनका 1 साल का खर्चा है। 12 अरब रुपए आप कैलकुलेशन कर लेना। 4120 MLA MP है, इनका सारा इनकी सिक्योरिटी वगैरह लगा करके टोटल कैलकुलेट करके 12 अरब रुपए आता है। हमारे देश का बजट नहीं है, उतना खर्चा ये लोगों के पेंशन में जाता है। तो ये कंट्रोल करना चाहिए। पेंशन नेता बनते हैं, वो तो समाज के लिए एक सेवा का प्लेटफॉर्म है, उसमें सेवा देनी चाहिए कि हम राष्ट्र को कैसे मजबूत कर सकते हैं, वो काम नहीं करते हैं। ये जब पार्लियामेंट में बैठते हैं तो एक आवाज के ऊपर सब अपनी पेंशन को बढ़ाने के लिए, भत्ता बढ़ाने के लिए एक आवाज कर देते, चाहे वो विपक्ष का है चाहे पक्ष का है, दोनों के दोनों सभी एक साथ एक आवाज में पास करते हैं। अरे भाई, सैनिकों की पेंशन में भी करके देखो, जो राष्ट्र की सेवा करते, देश को सुरक्षित रखते हैं। आप यूं सोचिए, जो देश को सुरक्षित रखते हैं उनकी अगर आप पेंशन में कटौती करते हैं तो उसका ध्यान राष्ट्र सेवा में लगेगा या उसके जो है मन हमेशा विचलित होता रहेगा। तो उसको जो है देश के हमारे नेताओं को, डिफेंस मिनिस्टर को भी ये सोचना चाहिए कि क्या सच है और क्या गलत है। सर, सेवा और देश की रक्षा में आर्मी और अलग अलग डिपार्टमेंट लगे होते हैं। आप लोगों ने इतनी लंबी नौकरी करी, देश की सेवा करी, सुरक्षा करी, लेकिन फिर इस तरह से अत्याचार, भेदभाव क्यों? जब सत्ता में बैठे हुए मैं उनको भेड़िया ही कहूँगा, वो अपनी जो जिम्मेवारियों से और अपनी जो किए हुए वादों से मुकर जाते हैं, तो ऐसा ही होगा देश के लोगों के साथ में। जब प्रधानमंत्री जी की रैली हुई पहली बार में, अभी प्रधानमंत्री हैं, उस टाइम प्रधानमंत्री नहीं थे, ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे। 5 लाख सैनिकों ने इकट्ठा होकर के वहीं से इनके प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ किया। लेकिन बड़े दुर्भाग्य से के साथ कहना पड़ता है, इतना झूठा प्रधानमंत्री, इतना जनता को मूर्ख बनाने वाला प्रधानमंत्री मैंने तो पहली बार। जनता को मूर्ख, लेकिन 3 बार जिता दिया जनता ने। जनता तो बेचारी इस देश की पूरी मीडिया को खरीद रखा है। और उसके बाद में जहाँ तक 99% जो है EVM मशीन में गड़बड़ी है। ये जो सरकार है, ये जनता द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं है। क्या सर, आप भी मानते हैं कि EVM में गड़बड़ी है? ये जो वितकरा पैदा किया है जेसीओ जवान अफसर के बीच में, ये बिल्कुल इनको 1-2 ट्रेनिंग नहीं देना। सरकार की एक पॉलिसी है कि अफसर तो थोड़े कम है, 3% है, और जो ORJCO 97% है, इनको 3% को दे दो, 97% इसमें पीछे छोड़ दिया। क्योंकि अगर 97% को देते तो सरकार को ज्यादा देना। नेताओं में सबको मिला है और आर्म फोर्सेस जो हमारी देश की रक्षा करना, उसमें सिर्फ 3% को। देखो सर, ये बात है कि 3% को देकर के, अफसर को देकर के इन्होंने अफसर और जवान में वितकरा पैदा कर दिया। अगर ये जवान को देखे पूरा मिलकर ऐसा दिया जाता तो ये धरने लगाने की और इतना प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं थी। आप देख रहे हैं कितना मौसम खराब है, कितनी दूर तक लोग जो सैनिक 3 दिन से चले हुए हैं, केरला से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, और पंजाब वाले तो पूरे हैं ही हैं इधर। तो उसके लिए कहाँ से खड़े हुए हैं आके इधर, और कितने परेशान है। फिर अगर इनको इनका हक मिल जाए, जो हक मांगते हैं और जो हक मिलना चाहिए वो हक सही में मिल जाए, तो ये करने लगाने की और प्रदर्शन करने की तो कोई जरूरत नहीं होती। ये सिर्फ अपने हक के लिए ही लड़ रहे हैं कि हक नहीं मिल रहा। ये हक, हमारा जो हक है ना सैनिकों का, वो सैनिक को सैनिक का हक मिलना चाहिए। सर, ये सैनिक का हक क्यों नहीं दे रही है सरकार?
ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁੰਗੀ ਬਹਿਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਸੁਣਨੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸਰਦਲੀਆ ਬੈਠਕ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਘਟੀਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ ਲੋਕ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ अखाड़ फेंको, समझदारी करो कुछ, ठीक है। सर 1 रैंक 1 पेंशन का वादा था 2014 में कर भी दिया, लेकिन अधूरा काम किया सरकार ने। सर सरकार ने किसी को दिया है 4 आने, किसी को दिया है 5 आने और बाकी अफसरों का घर भर दिया। मैं देश का सैनिक नैब सूबेदार रमेश चंद 97 में रिटायर आया हूँ। मेरे को आज तक ऑर्डिनरी का हक नहीं मिला है। ऑर्डिनरी की इतनी आवाजें उठाई, हमने केस भी लड़े हैं, जीते हुए केस, उसको भी सरकार ने नहीं दिया। दूसरा, सबसे ज्यादा गिरी हुई सरकार को मैं क्या बात बोलूं कि जो 4 साल का एक सैनिक रख दिया वो अग्निवीर बना करके, उससे ज्यादा और नीचता क्या होगी। अरे 5 साल करते कम से उसका हक तो मिलता, उसको ना शहीद का दर्जा है ना उसको पेंशन है। अभी जितने मरे हैं, एक बहन रो रही थी कि मेरे बच्चे का कम से कम सम्मान तो दे दो। और हमारे जो सरकार है अमित शाह जी, वो बोलते हमने उनको 1 करोड़ रुपया दे दिया। अरे क्यों इतना बड़ा झूठ बोलते हो? एक दिन मरेंगे ना तो कफन मेरे लिए भी कोई दूसरा लाएगा। मेरे को अपने कफन का पैसे का लालच नहीं है, लेकिन उस माँ की आत्मा से पूछो जिसने अपनी औलाद को भेजा था देश के लिए। आप बोलते सैनिक मरने के लिए होता है, तो सैनिक के लिए सोचना किसका फर्ज बनता है? आप लोगों ने देश का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। मैं बोलता हूँ ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसा रक्षा मंत्री, राष्ट्र मंत्री, देश के जितने मंत्री हैं, मैं बोलता बीजेपी सरकार एकदम बिल्कुल बेकार, बीजेपी सरकार बिल्कुल बेकार। क्योंकि देश का भट्टा बिठा दिया। 2014 में बोला हम 1 रैंक 1 पेंशन देंगे, रेवाड़ी में आकर बोला, देहरादून में, फरीदाबाद में जाकर बोला 90,000 करोड़ दे दिया, 100,000 करोड़ दे दिया, 1,25,000 लाख दे दिया। किसको दे दिया? हम आपसे पैसा नहीं मांगते हैं, हमने सिर्फ 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी मांगी है सरकार से। हाथ जोड़कर हर बार मैं यही बोलता हूँ कि हमें सिर्फ रिटायर जो है सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड जज, उनकी कमेटी बना दो, 3 महीने में हमारा कर देगी। सरकार में इतना दम नहीं है कि कमेटी बना सके। जवानों को शहीद हो गया अमरप्रीत, उसका गांव के बाहर छोड़कर चले गए। नालत ऐसी सरकार पर मैं बोलता हूँ, अगर मोदी जी मुझे बुलाओ, फांसी दे दो, गोली मारो, सीना तैयार है। 27 साल नौकरी करी है। जिस दिन पार्लियामेंट में अटैक हुआ मैं रमेश चंद उस अटैक में था। जिस दिन अक्षरधाम में अटैक हुआ उसमें मैं एनएसजी में था। नौकरी करने के बाद भी, रिटायर होने के बाद 3 साल मैंने एनएसजी में नौकरी की है। और आप बोलते हक नहीं मिलेगा। क्या दे रही है सरकार मेरे को? अरे मैं मर जाऊंगा, मुझे फिक्र नहीं है। मेरी उम्र 71 साल हो गई है। सरकार 75 साल की बैठी है अपनी कुर्सी पर, और 18 साल का बच्चा जा रहा है, 22 साल में उसको घर भेज रहे हैं। क्या मिलेगा उसको? उस माँ ने अपनी औलाद को किस दम से पैदा किया, किस जोश में बच्चा गया, बोला लहकता हुआ 16 गया और हाथ में मुट्ठी मिट्टी लेकर आ गया। हम तो वो इंसान है कि मरने के लिए जाते हैं, बच गए तो आते हैं, नहीं तो तिरंगे में लिपट के जाते हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज भी अगर कोई सीने में गोली मारे, मैं आंख नहीं झपकाऊंगा, मर जाऊंगा। इसी के लिए मैं बोलता हूँ वंदे मातरम, भारत माता की जय। जिस देश का सैनिक सड़कों पर, जिस देश का सैनिक सड़कों पर, उस देश का धिक्कार है, उस सरकार को धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। जय हिंद। धन्यवाद सर, धन्यवाद।